सितंबर 1986 में एक बड़ा हिमखंड वेस्ट अंटार्कटिका के फिल्चर शेल्फ ग्लेशियर के बाहरी किनारे से टूट गया। इसे एक साधारण नाम तेईस दिया गया। ये तुरंत साफ हो गया कि ये सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4170 वर्ग किलोमीटर 1610 वर्ग मील था। ये न्यूयॉर्क सिटी से 5 गुना बड़ा था। थोड़े समय बाद ये विशाल हिमखंड कई दशकों तक चला और अंततः एक बर्फीले द्वीप में बदल गया। हालांकि 2023 में 30 साल से ज्यादा समय बाद तेईस फिर से चलने लगा है। अंटार्कटिका के किनारों पर गीले समुद्र में 150 किलोमीटर प्रति माह की रफ्तार से बहते हुए ये घटना हमें याद दिलाती है कि बर्फीले महाद्वीप में कुछ हो रहा है और शायद ये अच्छी खबर नहीं है। आज आप जानेंगे कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा और वो महाद्वीप कैसा दिखेगा। ये डरावनी खून जैसी झरना जो ग्लेशियर से सीधे निकलता है, वो क्या है? क्यों हम लगातार अंटार्कटिका में उल्कापिंड पाते हैं? क्या सच में कभी विशाल, हड्डी वाले, दांत वाले पक्षी यहां रहते थे? क्या अंटार्कटिका कभी फिर से हरा होगा? और भी कई आश्चर्यजनक तथ्य। मानव खोज के मामले में अंटार्कटिका हमारे लिए एक अपेक्षाकृत नया स्थान है। प्राचीन मानचित्रों में कभी कभी नीचे के हिस्से के धुंधले आउटलाइंस दिखाए जाते थे, जिन्हें अक्सर साउथलैंड या अन्य नामों से दर्शाया जाता था, जैसे कि टेरा इनकॉग्निटा। वास्तव में प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ने इसका जिक्र किया था। अंटार्कटिका क्षेत्र में लोगों ने लगभग 350 ईसा पूर्व में मौसम विज्ञान पर काम किया, लेकिन इस भूमि की असली खोज और पहचान एक पहले से अनजान महाद्वीप के रूप में 19वीं सदी में ही हुई, जो कि बहुत लंबा समय है। अंटार्कटिका का पहला पुष्टि किया गया दृश्य 1820 में था। इसे संदर्भ में रखने के लिए उस समय तक बैटरी, फोटोग्राफी और यहाँ तक कि फिजी ड्रिंक भी आविष्कृत हो चुके थे। और अगर और संदर्भ देखें तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 3 सदी पहले की थी। फिर भी उस समय में भी लंबा समय था। ये बहस कि ये दक्षिणी ज़मीनें असल में क्या थीं में और 2 दशकों का वक्त लगा जब अंटार्कटिका को एक महाद्वीप के रूप में सही से पहचाना गया, न कि एक द्वीप के तौर पर। तब से नए महाद्वीप का अध्ययन करने पर कई अद्भुत खोजें हुईं जिनसे वैज्ञानिक समुदाय मंत्रमुग्ध हो गया। पता चला कि अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, बल्कि ये वास्तव में काफी बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर 5.5 मिलियन वर्ग मील से ज्यादा है, जिससे ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनता है, जो अमेरिका के आकार से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका की तटरेखा लगभग 18,000 किलोमीटर 11,200 मील लंबी है, लेकिन इसका आकार तो बस बर्फ की चोटी की तरह है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ धरती के सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा बर्फ जमा है, लेकिन सबको ये पता नहीं है कि अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ है, यानी धरती पर मौजूद लगभग सारी बर्फ। अगर हम अंटार्कटिक समुद्री ग्लेशियरों को छोड़ भी दें और सिर्फ महाद्वीपीय ग्लेशियरों पर ध्यान दें, तो ये लगभग 14 मिलियन किलोमीटर का क्षेत्र ढकते हैं। 5.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर और 26.5 मिलियन घन किलोमीटर बर्फ है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। 1 घन किलोमीटर बर्फ का वजन लगभग 0.92 मीट्रिक गीगाटन होता है। इसका मतलब है कि अंटार्कटिका की बर्फ की परत का वजन लगभग 24,380,000 गीगाटन है। कुछ जगहों पर यह 4 किलोमीटर से ज्यादा मोटी है। अगर यह सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 58 मीटर 190 फीट बढ़ जाएगा। इसे हल्का फुल्का कहना भी मुश्किल है, क्योंकि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, खासकर दुनिया के घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के लिए, जैसे न्यूयॉर्क या लंदन। यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा, यहाँ तक कि पूरे देश जैसे नीदरलैंड्स भी लगभग पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। दूसरी तरफ ये विशाल बर्फ के भंडार कोई साधारण पानी नहीं है, ये मीठा पानी है और धरती पर यह बहुत ज्यादा नहीं है। दुनिया के 70% मीठे पानी का भंडार यहाँ है। और यहाँ एक अजीब मोड़ है, इसके विशाल बर्फ के भंडार के बावजूद अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है। दरअसल यह धरती पर सबसे सूखा रेगिस्तान है। यह निश्चित रूप से कुछ सवाल उठाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे एक महाद्वीप जिसमें सबसे ज्यादा पानी वाला एक रेगिस्तान है। ये सब परिभाषाओं और स्टीरियोटाइप्स के बारे में है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमें जलती हुई गर्मी, बालू के तूफान और टीलों की तस्वीर याद आती है। लेकिन असल में एक रेगिस्तान सिर्फ एक गर्म जगह नहीं है जहां बहुत सारा बालू हो। ये मुख्य रूप से बारिश के स्तर के बारे में है। सभी फैंसी वर्गीकरणों को छोड़ दें, कोई भी क्षेत्र जहां बारिश और कोहरा नहीं होता,
उसे रेगिस्तान कहा जा सकता है और अंटार्कटिका इस परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठता है। दक्षिणी ध्रुव पर वार्षिक वर्षा केवल लगभग 15 मिमी है। इसे समझने के लिए सहारा रेगिस्तान का औसत वार्षिक वर्षा स्तर लगभग 76 मिमी है, जबकि अंटार्कटिका के कुछ तटीय क्षेत्रों में कभी कभार कुछ प्रकार की वर्षा हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम और असामान्य है। इसलिए औसतन अंटार्कटिका में वर्षा बहुत कम होती है। यही कारण है कि अंटार्कटिका सचमुच एक रेगिस्तान है। यह मायने नहीं रखता कि महाद्वीप मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है, इसे बनने में लाखों साल लगे हैं। कोई संदेह न रह जाए, अंटार्कटिका में एक ऐसा स्थान है जहां पिछले 2 मिलियन वर्षों से कोई वर्षा नहीं हुई है। हम इस स्थान के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ मिनटों में। अंटार्कटिका की खास बात यह है कि ये न तो कोई देश है और न ही किसी का उपनिवेश, हालांकि कुछ देशों के द्वारा इसके ऊपर क्षेत्रीय दावे किए गए हैं। फिर भी अंटार्कटिका का अपना फोन कोड, टॉप लेवल इंटरनेट डोमेन AQ और यहाँ तक कि एक झंडा भी है। अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ कई चीजें सामान्य तरीके से काम नहीं करती या तो पूरी तरह से अनुपयोगी होती हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ समय क्षेत्रों में विभाजन नहीं है। प्रत्येक रिसर्च स्टेशन अपने समय पर काम करता है। अभी अंटार्कटिका में क्या समय है? हम जानते हैं कि ये एक चालाक सवाल है, क्योंकि यहाँ दिन का विचार ही सापेक्ष है। अगर दिन के समय का मतलब है जब बाहर रोशनी होती है, तो दक्षिणी ध्रुव पर एक दिन हमारे सामान्य 24 घंटे के दिनों के मुकाबले 184 दिन लंबा होता है, जो 21 सितंबर से 23 मार्च तक चलता है। इस ध्रुवीय दिन में सूरज कभी नहीं डूबता, बल्कि यह बस क्षितिज के साथ एक गोलाकार रास्ता बनाता है। इसके विपरीत ध्रुवीय रात के दौरान अंधेरा छा जाता है। ऐसे में यहाँ दिन और रात के लिए कोई स्पष्ट निशान नहीं होते। स्वाभाविक रूप से ऐसी कठोर परिस्थितियां यहाँ तक कि पागल रोमांटिक लोगों को भी ऐसा करने से रोक देती हैं। अंटार्कटिका में कोई स्थायी निवास नहीं है, लेकिन यहाँ हर समय 1000 से 5000 लोग रहते हैं, जो सीजन पर निर्भर करता है। ये सभी रिसर्चर्स, सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार होते हैं। अंटार्कटिका के अधिक पहुंच योग्य और थोड़े मेहमाननवाज इलाकों में मिशन के प्रतिभागियों के लिए कुछ मानदंड पूरे करने होते हैं, लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में ये आवश्यकताएं और भी सख्त हो जाती हैं। जैसे जिन लोगों का अपेंडिक्स नहीं निकाला गया है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ क्लियरेंस की समस्याएं हैं। ये अजीब मांग क्या है? क्या अंटार्कटिका में कोई खास वायरस है जो अपेंडिक्स को प्रभावित करता है? ये सब एक घटना के बारे में है जो त्रासदी में खत्म हो सकती थी, लेकिन 29 अप्रैल 1961 को ये एक वैश्विक सनसनी बन गई। लियोनिद रज़ोव, 27 साल का एक सोवियत डॉक्टर और अंटार्कटिक अभियान का सदस्य, कुछ अलार्मिंग लक्षणों का अनुभव करने लगा। कमजोरी, उल्टी, बुखार और दाहिनी निचली पेट में दर्द। वो 13 सदस्यीय टीम में एकमात्र डॉक्टर था, इसलिए उसने खुद का इलाज किया। तीव्र अपेंडिसाइटिस के साथ आसपास के किसी भी अंटार्कटिक स्टेशन के पास कोई विमान नहीं था और खराब मौसम की वजह से मरीज को निकालना भी नामुमकिन था। ये जैसे मौत की सजा लग रहा था, लेकिन बहादुर डॉक्टर ने असंभव करने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने खुद पर अपेंडेक्टोमी करने का फैसला किया, क्योंकि यही उनकी जान बचाने का एकमात्र तरीका था। सर्जरी के भयानक विवरणों को छोड़ दें, बस इतना कहें कि ये बेहद चुनौतीपूर्ण था। किसने सोचा होगा, लेकिन ये सफल रहा और इसने युवा डॉक्टर को विश्व भर में मशहूर कर दिया। आधा साल हो गया, अंटार्कटिका अब हमारी धरती की बजाय किसी दूर के एक्सोप्लैनेट जैसा लगने लगा है, लेकिन एक चीज है जो हमें याद दिलाती है कि हम स्पेस में हैं और कभी कभी हमें कॉस्मिक मेहमान मिल सकते हैं। और नहीं, हम एलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। ये एक अलग चीज पर निर्भर करता है। खास तौर पर अंटार्कटिका उल्कापिंडों की खोज करने के लिए एकदम सही जगह है। धरती पर लगभग 2/3 उल्कापिंड यही मिले हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? जबकि कुछ लोग साजिश के थ्योरी में कूद सकते हैं, असली वजह तो काफी साधारण है। सीधी बात यह है कि यहाँ उल्कापात ज्यादा नहीं गिरते, लेकिन इन्हें ढूंढना यहाँ आसान है। सूखी हवा के अलावा स्थानीय परिदृश्य खोज के लिए एकदम सही है। बर्फीली चादर के खिलाफ काले पत्थरों को देखना बहुत आसान है। यहाँ तक कि जब उल्कापात बर्फ में डूब जाते हैं तो नीचे की ग्लेशियल गतिविधियाँ उन्हें बहुत गहराई में नहीं जाने देती, इसलिए ये लगभग हमेशा सतह के करीब होते हैं। हाल ही में 2022 से 2023 तक के एक अभियान में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम 5 नए नमूने लेकर लौटी। सापेक्ष रूप से संक्षिप्त खोज में से एक का वजन 7.6 किलोग्राम है। मारिया वाल्डेस, जो फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की शोधकर्ता हैं, के अनुसार पिछले 100 सालों में लगभग 45,000 उल्कापिंड अंटार्कटिका से लाए गए हैं और उनमें से केवल लगभग 100 ही ऐसे हैं जो सबसे बड़े नमूने के समान या उससे बड़े हैं जो अभियान द्वारा पाया गया था। हालांकि अंटार्कटिका की बर्फ एक अप्रत्याशित तरीके से उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ बर्फ और बर्फ से नहीं बनी है। यहाँ रिकॉर्ड की गई सबसे कम तापमान ये 2010 में हुआ था, जो कि दुनिया में रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है,
92 डिग्री सेल्सियस 133.6 के। उदाहरण के लिए, क्या ये स्विस आल्प्स जैसा नहीं लगता? लेकिन तस्वीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से फर्क डालता है। साम्राज्य पेंगुइन केवल अंटार्कटिका में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। नवंबर से मार्च तक, जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, तब क्रूज लाइनर भी अंटार्कटिका की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, खासकर सर्दियों के बीच में, अंटार्कटिका अपनी असली हड्डियां जमा देने वाली ठंडक दिखाता है। जब और क्या याद आता है अंटार्कटिका के बारे में सोचते हुए? बर्फ और ठंड के अलावा ओजोन छिद्र के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन हर कोई इसके प्रभावों को पूरी तरह से नहीं समझता। यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ओजोन का स्तर काफी कम हो जाता है। याद दिलाने के लिए, ग्रह की ओजोन परत सभी जीवों को हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आम गलतफहमियों के विपरीत, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र एक स्थिर चीज नहीं है, यह ज्यादातर मौसमी होता है। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक अजीब घटना का पहली बार पता चला था। एक ब्रिटिश वैज्ञानिकों के समूह ने पाया कि हर साल अगस्त में ओजोन की कमी वाला एक क्षेत्र दिखाई देता है और दिसंबर तक लगभग गायब हो जाता है। ये तुरंत साफ हो गया कि यह प्रक्रिया कुछ और गंभीर का संकेत है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर यह घटना बढ़ती है तो क्या होगा और यह पहले आई कहां से? सबसे संभावित थ्योरी मानव गतिविधियों की है, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल की। दूसरे पदार्थों के बारे में वैज्ञानिक समुदाय ने तुरंत चेतावनी दी। 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वीना सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद सितंबर 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। तब से हर साल चीजें बेहतर हो रही हैं। शोधकर्ता देख रहे हैं कि ओजोन का छिद्र सिकुड़ रहा है। कुछ आशावादी मानते हैं कि अंटार्कटिका का ओजोन छिद्र 2066 तक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यह एक दृष्टिकोण है जो एक यूएन रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। हालांकि हाल के वर्षों ने कई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। इस साल 2023 के लिए एक नई चिंता का कारण बना है, खासकर यूरोपीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र से मिले सैटेलाइट डेटा के अनुसार। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र इस साल असामान्य रूप से जल्दी बनना शुरू हुआ। वास्तव में अगस्त तक। वैज्ञानिक इस घटना से सच में चिंतित हैं। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन शोध केंद्र के शोधकर्ता डॉक्टर मार्टिन जर ने कहा कि इतनी जल्दी बनने की उम्मीद नहीं थी। अगर ओजोन छिद्र बढ़ता है, इसकी सामान्य साइज से बढ़कर, यह दक्षिणी महासागर के पानी को और गर्म कर सकता है और इस वक्त इस क्षेत्र में समुद्री बर्फ का स्तर रिकॉर्ड कम है। बढ़ती हुई पराबैंगनी विकिरण भी हवा के पैटर्न को प्रभावित करेगी, जिससे बर्फ के स्तर में और कमी आएगी। कोई भी यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि 2023 बस बहुत हो गया। यह संभालना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल डेफिनेटिव नतीजे निकालने के लिए अभी भी बहुत कम जानकारी है। जबकि अंटार्कटिका एक कठिन माहौल है, यह इसके सबसे में गहराई से जाने का एक सही समय है। दिलचस्प और रहस्यमय एसएस। चलो कुछ ऐसा शुरू करते हैं जो आपको दुनिया के किसी और कोने में हैरान नहीं करेगा। एक नदी। बहती नदी में कुछ भी असामान्य नहीं लगता, लेकिन अंटार्कटिका के लिए यह एक बड़ी आकर्षण है। यह ओनिक्स नदी है, जो सिर्फ 32 किलोमीटर 20 मील लंबी है और अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी का दर्जा रखती है। इस नदी को सच में खास बनाता है इसका व्यवहार। यह साल में केवल 2 महीने ही बहती है, बाकी समय नदी सोई रहती है और इसका बिस्तर जमी हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे समय जैसे थम सा गया है, लेकिन छोटे से अंटार्कटिक गर्मियों में एक जादुई बदलाव होता है। ओनिक्स नदी जीवन में आती है और बहने लगती है। अंटार्कटिका की अनोखी जल विज्ञान प्रणाली ओनिक्स नदी के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाद्वीप बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है, जिसमें जटिल उपग्लेशियल झीलें और नदियां हैं जो इसके भीतर और नीचे हैं। जब गर्मियों की धूप बर्फ की सतह को गर्म करती है, तो पिघलने वाला पानी नीचे की ओर बहता है और इन उपग्लेशियल जलाशयों में इकट्ठा हो जाता है। दबाव आखिरकार इतना बढ़ जाता है कि पानी सतह पर आ जाता है, जिससे नदियों का जन्म होता है, जैसे कि ओनिक्स। ओनिक्स नदी का छोटा लेकिन तेज बहाव का समय बंजर भूमि के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। इसका ठंडा पानी घाटी से होकर बहता है और यहाँ मौजूद दुर्लभ जीवन को पोषण देता है। इस नदी में मछलियाँ नहीं हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्म जीव और शैवाल हैं जिन्हें खिलते हुए देखा जा सकता है। ओनिक्स नदी उनके लिए कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवन रेखा बन जाती है। लेकिन और भी हैरान करने वाली बात यह है कि यह नदी कहाँ जाती है। यह यहाँ के सबसे सूखे जगहों में से एक है, इतना सूखा कि अटाकामा रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में जहाँ 400 साल से बारिश नहीं हुई है, वो भी इसकी तुलना में एक नखलिस्तान लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर पिछले 2 मिलियन साल से कोई वर्षा नहीं हुई है। ये जगह मैकमुर्डो के सूखे घाटियां कहलाती हैं, जो मैकमुर्डो साउंड के पश्चिम में हैं, खासकर विक्टोरिया, राइट और टेलर की घाटियां। ये विशाल निचले इलाके हैं जिनकी ढलान तेज है,
जो लंबे समय पहले के ग्लेशियरों द्वारा बनाई गई हैं और मिलकर ये लगभग 8,000 किलोमीटर कवर करती हैं। 3,888 मील का अंटार्कटिक जमीन, जिसे अंटार्कटिक ओएसिस भी कहा जाता है, दरअसल इसलिए क्योंकि ये बर्फ या बर्फ के बिना हैं, लेकिन ये आमतौर पर जिन ओएसिस को हम जानते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। सच में ये उनके बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे सहारा में ओएसिस जीवन के द्वीप होते हैं, वहीं मैकमुर्डो ड्राई वैलीज धरती पर सबसे निर्जीव जगहें हैं। शोधकर्ताओं ने इस सबसे सूखे और ठंडे स्थान से लिए गए मिट्टी के नमूनों में जीवन के कोई भी संकेत नहीं पाए। कोई भी सोचने से नहीं रोक सकता। लेकिन इसे दूसरी ग्रहों से तुलना करें, शायद मंगल से, तो ये सूखी घाटियां इतनी ज्यादा मंगल जैसी लगती हैं कि नासा ने इन्हें वाइकिंग लैंडर्स के टेस्टिंग ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस धरती के कुछ रहस्य आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, घाटियों में मम्मी बन चुकी सील के शव बिखरे हुए हैं, जो ठंडी और सूखी हवा में बहुत धीरे धीरे सड़ते हैं। इसलिए ये काफी संभव है कि इनमें से कुछ जानवर यहाँ भटक कर आए और सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों साल पहले मरे होंगे। सालों पहले जो चीजें वो लोग इस वीरान जगह में ढूंढ रहे थे, वो आज भी एक रहस्य है। एक ही थ्योरी है जो कहती है कि सील्स अपनी कश्ती के जरिए घाटियों में आई क्योंकि वो बेतरतीब, कमजोर और फंसी हुई थी। आखिरकार वो कठोर हालातों का सामना नहीं कर पाई। एक तरीके से सवाल ये है कि यहाँ इतना सूखा क्यों है कि लगभग कोई जिंदगी नहीं है। असलियत ये है कि अंटार्कटिका की ज्यादातर बर्फ और बर्फबारी सामान्य बारिश की वजह से नहीं बनी, बल्कि 4,892 मीटर 16,050 फीट समुद्र स्तर से ऊपर है।